हाँ जी बेटा, ये जो हमारे पास आज शुरू करते हैं बेटा, ये हमारे पास आज सेकंड क्लास है, थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे बेटा एंथैल्पी के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी होती क्या है बेटा? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, या द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि किसी भी एक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम मे बी डिफाइंड एज, इसकी कई सारी डेफिनेशन है बेटा, जिसमें से नंबर वन डेफिनेशन जब पेपर में आएगी तो कोई सी भी आप लिख सकते हैं बेटा, डिफाइंड एज द हीट चेंज, हीट एनर्जी चेंज। चेंज किसके बीच में होगी बेटा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ठीक है बेटा, यानी QP, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? QP, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू में QP। तो ये हमारे पास क्या होती है? एंथैल्पी होती है बेटा। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम? the sum of, yani the enthalpy of the system may be defined as the sum of the internal energy and pressure volume, यानी प्रेशर वॉल्यूम पीवी एनर्जी। तो यहां से हमारे पास रिलेशन होता है H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। अब ये रिलेशन कहां से आया बेटा? देखिए, हमारे सिलेबस में रिलेशन नहीं है, बट ये आया कहां से वो मैं आपको रफ साइड में लिख रहा हूं, और ये आपको कॉपी में नहीं लिखना बेटा, आपको सिर्फ इतना सा कॉपी में लिखना है। ये सारा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कल हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, ठीक है बेटा। और ये मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा U इज इक्वल टू QP प्लस W। और W का फॉर्मूला आपने ही पढ़ा था बेटा, तो W क्या होता है? और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी हमने कहा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेल्टा H। और ये वर्क डन का कल हमने फॉर्मूला निकाला, तो क्या था? P डेल्टा V। तो डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। इसको और हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस P डेल्टा V चेंज में, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, इसी को उठाते बेटा, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। अब देखो बेटा, ये जो थर्ड फॉर्मूला, ये भी हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं बेटा। देखो, H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, और आप भी जानते हो PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ये सारी डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। आप भी जानते हो PV इज इक्वल टू NRT। अब जब PV इज इक्वल टू NRT हो गया, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो H इज इक्वल टू U प्लस NRT। अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, लार्ज डिफ्रेंशिएशन, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा U प्लस, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस जब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हो तो जीरो होता है। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि हमने साफ साफ कहा
कि टेम्परेचर आपको जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो इसमें जो ये दोनों फैक्टर आएंगे, बाद के दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे जीरो। कौन कौन से जीरो होंगे? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है आर एंड टी आर कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा क्या होता है जीरो। तो इसलिए हम लिखते हैं एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट nRT, therefore delta H is equal to में delta U plus delta N GRT। ये हमारे पास Ng क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, और G का मतलब है ओनली फॉर गैसेस। अब निकालते कैसे हैं इसको? डेल्टा Ng को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। माइनस में ओनली फॉर गैसेस लेना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर गैसेस ओनली, ठीक है बेटा, गैसेस के लिए लेना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। पीवी जब हम बात करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, वो साथ साथ कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या न्यूमेरिकल है। अब उस न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेटा। ध्यान को साथ साथ दिखा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। क्या न्यूमेरिकल है देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए 8। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द रिएक्शन ऑफ NH2Cl सॉलिड, जब हम NH2 को किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर से जो आपकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकलता है वो कितना होता है? -742 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और आपको एंथैल्पी चेंज निकालनी है बेटा। तो देखिए रिएक्शन क्या दे रखी है। अब बेटा एनसीईआरटी में इसके दो आंसर दे रखे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दो आंसर कौन कौन से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का, NH2Cl solid plus 3/2 O2 gas gives N2 gas plus CO2 gas plus H2O लिक्विड, ठीक है बेटा। अब हमारे लिए हमें गिवन क्या है? एक तो टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन टेम्परेचर, और सेकेंड चीज हमें जो दे रखी है वो इंटरनल एनर्जी दे रखी है -742.7 किलो जूल पर मोल, और हमें डेल्टा एच इसका क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। देखिए अब हम जब बात करते हैं डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो हमें इसके अंदर दो फैक्टर चाहिए। देखो कौन कौन से। सबसे पहले डेल्टा एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इसके अंदर डेल्टा यू भी गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास है, आर की वैल्यू तो हमें पता ही होती है। आर की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास आर की वैल्यू होती है। बट अबाव इक्वेशन में देखिए जो हमारे पास जो यूनिट दे रखे है वो किलो जूल में है, और ये वाली यूनिट जूल में। तो इसको किलो जूल में करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड का मतलब है 10 रेज टू पावर -3 से, इसका मतलब डिवाइड हो गया, और इसको मैंने फिर किस में चेंज कर दिया? किलो जूल में। आर भी हो गया हमारे पास, टेम्परेचर भी हो गया, बस मेरे पास क्या नहीं है? डेल्टा एन नहीं है। तो डेल्टा एन जी निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस। अब देखिए प्रोडक्ट मेरे पास ये है, इसमें से सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं गैसेस के। गैस में ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, ये किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो N2 के कितने मोल्स है आप देख रहे हो साफ साफ? 1 मोल। CO2 के कितने मोल है? 1। H2 को कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और गैसेस के। आप देखिए ये किसमें बेटा? सॉलिड स्टेट में, इसका कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसका कंसीडर करेंगे? CO2 का, ओ सॉरी O2 का कंसीडर करेंगे। तो कितना हो गया? 3/2 इस टाइप से बेटा।
तो ये हो गया 2 माइनस में 3/2 हम सोल्व करते हैं 4 हो गया तो ये आ जाएगा प्लस हाफ। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हाफ मोल आ गए प्लस के। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस का 742.7 किलो जूल आ गया, इसकी वैल्यू हाफ, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में 298 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 पे गया, 1 1 1 4 रिमाइंडर आया बेटा, ये 8 पे कितने में जाएगा 4 पे, 4 2 8 रिमाइंडर आया 1 18 ये जाएगा 9 पे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 0.149 और इसको जब हम 8.314 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 742.7 प्लस में, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में है, प्लस करने के बाद ये आएगा बेटा 1.239, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू में माइनस का 741.5 किलो जूल, इस टाइप से। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये हमारे पास आएगा 741.5 किलो जूल पर मोल। अब एनसीईआरटी में दिक्कत उन्होंने इस वाली, यदि यहाँ पे ये NH2 गैस हुआ तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, मैं इसको रिएक्शंस को दोबारा लिख देता हूं और सारा डाटा फिर दोबारा से लिखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, NH2Cl ये हमें गैसेस में दे दिया बेटा। अब 3/2 O2 गैस gives N2 gas plus CO2 gas plus H2O लिक्विड। अब इस इक्वेशन के लिए जब डेल्टा Ng निकालेंगे तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N2 का देखिए 1 मोल है और O2 कितने 1, और 1 और 1 कितने हो गए बेटा 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में देखिए अब ये भी गैस हो गई तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो जब हम करेंगे तो ये हो गया 5/2 और 5/2 को जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस का हाफ मोल, और जबकि पीछे वाले में प्लस हाफ आया था तो ये थोड़े में थोड़ी सी वेरिएशन है दोनों ही क्वेश्चंस में। डेल्टा यू आपको गिवन है माइनस का 742.7 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन, आर की वैल्यू 8.314 किलो सॉरी 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और फिर हम फॉर्मूला पुट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस का 742.7 माइनस का हाफ, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू में 298 केल्विन टेम्परेचर। देखो डेल्टा यू आपको ये दे रखा है बेटा, डेल्टा एन अभी हमने डेल्टा एन कैलकुलेट करा, डेल्टा एन जी ये रहा माइनस हाफ, ये इस रिएक्शन से हमने कैलकुलेट किया है, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन, सेम वही मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 149, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आएगा 747 माइनस 0.239 इस टाइप से। तो 742.7 और 1.239 ऐड करेंगे बेटा, देखिए ये कितना होगा 39 एज इट इज, ऐड करते तो ये 9 प्लस 3 743, तो डेल्टा एच इज इक्वल 743.939 किलो जूल, ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आती है बेटा अलग से। तो ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, बहुत डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज होती है, कौन कौन सी होती है वो देखिए। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस और है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल था, अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप लोग करके देख लेना बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की। टाइप्स ऑफ
एंथैल्पीज। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से टाइप की आती है, तो हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कौन सी आती है सबसे पहले? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा मतलब होता है बेटा चेंज, और आर का मतलब होता है रिएक्शन, और एच का मतलब होता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जब कोई भी एक रिएक्टेंट जब किसी भी प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस टाइम पे जितनी एंथैल्पी का चेंज होगा वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखिए बेटा क्या कैसे कहते हैं, इट may be defined as the change in enthalpy, change in enthalpy that accompanies a chemical reaction, represented by balance reaction, represented by, give me a second बेटा, पेन खत्म हो गया, एक सेकंड बेटा। हाँ जी बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड रिएक्शन या इक्वेशन, अ बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बेटा देखिए, जब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2 बन रहा है, या फिर N2 गैस जब 3H2 गैस के साथ रिएक्ट करती है तो आपका बनता है 2NH3 गैस। तो इसके लिए जो कहलाएगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये भी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। एक सिंपल सी बात, जब कोई भी एक प्रोडक्ट किस में चेंज होता है? रिएक्टेंट में चेंज होता है, तो वो कहलाती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जैसे C प्लस H2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या करते हैं? सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं बेटा, यानी CO प्लस H2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बेटा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव। इफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव -393.5 किलो जूल, तो समझ जाना बेटा ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। इफ यहाँ पे भी ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 74849 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल, तो ये भी अगेन क्या होगी? नेगेटिव होगी बेटा। तो नेगेटिव का मतलब हो गया कैसी है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। ये चीज हमें बताता है बेटा ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास जो सेकंड आती है बेटा वो होती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वी कैन से दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड। सर ये वाला दोबारा बता दो क्या? ओके बेटा, अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, इसको समझने के लिए बेटा बस एक बार ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर दोबारा से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे वापस आएंगे। ठीक है ना बेटा? और कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए बेटा, क्योंकि और ज्यादा इजी हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। आपको ये समझना, देखो बेटा, जब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, तो फॉर्मेशन को देखो, एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मेशन को F से। और ध्यान सुना बेटा, यहां स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जब स्टैंडर्ड आता है तो ऊपर नोट का साइन आ जाएगा। किसका साइन आएगा? नोट का। देखो, जब कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ध्यान सुना, जब कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल बने, प्रोडक्ट कितना मोल बने? 1 मोल। जैसे यही हम रिएक्शन उठाते हैं बेटा, N2 gas plus 3H2 gas gives, आप भी जानते हो क्या बनेगा? 2NH3। बट
मुझे यहां 1 मोल बनाना हो, और वो किससे बनता हो, अपनी नेचुरल जो स्टेट्स है, स्टेबल स्टेट्स, ध्यान सुना बेटा, जब वो नेचर में जिस स्टेबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं उससे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। और बैलेंस करने के लिए यहां पे हाफ आ जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये हाफ N2 गैस 3H2 गैस के साथ जब रिएक्ट करती है तो अमोनिया क्या बनता है, लिक्विड अमोनिया बनता है। तब ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमारे पास क्या फॉर्मेशन, और ये हमारे पास होती है माइनस का 46.11 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, इट मे बी defined as the enthalpy change when एंथैल्पी कब चेंज होगी बेटा, जब आपका कितने मोल प्रोडक्ट बन रहा है, देखो साफ साफ कितने मोल है, जब आपका 1 मोल, when 1 mole of the product is formed from its constituting elements under, ठीक है बेटा, देखो अब यहां पे ये यदि यहां तक होता, ये फुल स्टॉप में यहां लगा देता तो ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां पे जब मैं कंडीशन मेंशन कर रहा हूं, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, वो आपका क्या, 1 बार प्रेशर एंड 1 बार प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा। तो ये हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जब आपके पास कितने भी मोल बनते हो, यानी 1 मोल छोड़ के 2 मोल बन जाए, 3 मोल्स बन जाए, जब कोई भी एक रिएक्शन फॉर्म होती है तब वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि यहां से रिएक्शन क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटा, अब समझ में आया। देखो, जब कोई भी क्या होता है बेटा, जब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने मोल बने, 1 मोल, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वे अपने आप में क्या करते हैं, कंबाइन करते हुए, एसोसिएट करते हुए अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सर प्रोडक्ट भी सिंगल बनना चाहिए। हाँ जी बेटा, इसमें प्रोडक्ट भी सिंगल बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है ना बेटा। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है, ये देखना, CH3OH, ये आपका 1 मोल बनेगा, ध्यान सुना, इसका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो CH3OH है ये आपका किस किस से मिलकर बना है बेटा, बता सकते हो, जो नेचर में अपना वो एलिमेंटल स्टेट में रहे, बताइए कौन कौन से मिलकर बनेगा, ये आप भी जानते हो। सबसे पहले क्या है, कार्बन, और नेचर में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट यानी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। दूसरा क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है नेचर में, जल्दी बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, ये H2 गैस की फॉर्म में मिलती है। हाँ जी बेटा, और यहां देखिए इस प्रोडक्ट में H2 के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन कितने बेटा टोटल, 4 टोटल देखो बेटा प्लस तीसरी चीज इसके अंदर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे पास होती है O2 की फॉर्म में, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तब जाके ये जब आपके पास 1 मोल बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट। सर C+O2 की CO2 वाली रिएक्शन भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। बिल्कुल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, बट बेटा उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको कंबशन के अंदर भी ले सकते हैं। ये जितनी भी रिएक्शंस है बेटा, ये एंथैल्पी, देखो चाहे ये वाली रिएक्शन हो, ये सारी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है।
ये भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी आपके पास। बट जब ये 1 मोल बन जाएगा इसके अंदर, तब ये नहीं कहने का मतलब है इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं आप। ये जब आपके पास 1 मोल बना तो वो ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जब 1 मोल से ज्यादा बन जाए तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या है, फॉर्मेशन भी है। बट इसके अंदर जब आप जानते हो कार्बन सॉलिड को बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं पूरी सप्लाई के साथ, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन। ना 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 ना, कॉम्बिनेशन नहीं, इसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। याद आया बेटा, कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। तो स्टैंडर्ड, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और बेटा जिस बच्चे को ना समझ में आए ना, तो यही पूछ लेना, ठीक है ना, साथ साथ पूछ लेना, क्योंकि ये सारा का सारा जो हमारे पास ये चैप्टर है, ये सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। जब हम बात करते हैं, देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कह दिया, तो स्टैंडर्ड के लिए आ गया नॉट, और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर को। तब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ध्यान सुना बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ कराऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। एक बार मैं पेज खोल लेता हूं, चलिए, हाँ जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहां पे है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों ही करेंगे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, 2N2O4 गैस प्लस 3CO गैस gives N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। ठीक है बेटा, ये हमें क्या दे रखी है, कोई रिएक्शन दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट पार्ट है। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, N2O प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आप देखिए बेटा, यहां पे N2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1, और CO2 के कितने, 1 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिएक्टेंट में ये, प्रोडक्ट में ये दोनों ही है, इस टाइप से ये मैंने प्रोडक्ट के लिए लिख दिया। और आप भी जानते हो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 से कितने को मल्टीप्लाई करेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, सेम रहता है एज इट इज। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, N2O4 और CO दो है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, और यहां पे N2O4 के साथ साथ देख रहे बेटा कितने मोल है, 1, और CO के कितने मोल है, 3। तो इस टाइप से ये हमने वैल्यू पुट कर दी इनकी। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमें एनसीईआरटी में इसका डाटा दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है। अब देखिए कैसे, देखो
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO हमें गिवन है, CO2 गिवन है, N2O गिवन है और N2O4, इन सब की एंथैल्पी हमें सारी क्या है, गिवन है। तो इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इनके अंदर पुट कर देते हैं। अब देखिए ये 1 है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर तो सेम रहेगा बेटा, और जो हमें N2O4 दे रखी है, N2O दे रखी है, वो हमें 81 है, प्लस में 3 इनटू में CO2 की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये हमें दे रखे है -393, इस टाइप से बेटा। माइनस में ये ब्रैकेट के बाहर माइनस N2O4 दे रखा है 9.7 प्लस 3 इनटू में आप CO की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें CO की दे रखी है बेटा वो है 110, ये वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास होगी 81, माइनस में 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया बेटा 27, 9 और 2 11, माइनस में 9.7 माइनस में 330, और जैसे इसको सोल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास सोल्व करके आएगा 777.7 किलो जूल पर मोल, ट्रिपल पॉइंट, ये हमारे पास सोल्व करके इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया, इसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको जिससे ये इजी हो जाए, कैसे निकालते हैं बेटा। देखिए हमारे पास एक और चीज दे रखी है, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं इसके हिसाब से, सेम टू सेम रिएक्शन, जिससे आपको क्या हो जाए, इजी क्लैरिफाई हो जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी तो देखो बेटा, साफ साफ जब हम कह रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और सारा डाटा पता होना चाहिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन, हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, ओ, या फिर सिंपल एक छोटा सा लिख लेते हैं, Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस, और बैलेंस कर देता हूं साथ साथ में इस टाइप से, गिव्स 2Fe2O3 सॉलिड। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे। देख सिर्फ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लिखनी है, बता सकते हो बेटा कैसे लिखोगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी लिखेंगे बेटा, Fe2O3, बिल्कुल सही, Fe2O3 Fe2O3। और देखिए बेटा Fe2O3 के जो मोल्स है वो कितने हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इनटू में ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट में आपको साफ साफ दिख रहा है Fe है और क्या है हमारे पास O2, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe प्लस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, और Fe के कितने मोल्स है, 4 मोल्स, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और O2 के कितने मोल्स है, 3, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इस टाइप से, तो इस टाइप से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। इसमें वैल्यू पेपर में सिर्फ इसी में से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने कहा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो पेपर इसी के ऊपर आएगा बेटा। ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। अब हमारे पास क्या है बेटा, CaO प्लस में 3C गिव्स CaCO2 प्लस में CO, इस टाइप से। अब मुझे बताइए बेटा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा है, जल्दी बताओ बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CA2 प्लस एंथैल्पी ऑफ C में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। बिल्कुल सही, प्लस में 3 इनटू में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, बिल्कुल सही बेटा, इस टाइप से। अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, जल्दी जल्दी में आपने बोला इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया। इस टाइप से बेटा एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी। ये सारी वैल्यू क्या होगी बेटा, आपको पेपर में गिवन होगी, बस आपको वैल्यू क्या करनी है, ये लिख के इसकी वैल्यू को पुट कर देना। तो इस टाइप से बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है N2 प्लस
3H2 gas gives 2NH3 gas। और यहां पे मुझे एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमें गिवन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है बेटा वो हमारे पास है -92.4 किलोजूल पर मोल। और मुझे एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में कितने के लिए निकालते हैं? अभी मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कितने मोल्स के लिए? 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। बट यहां पे जो ये कितने मोल्स के लिए आया है? 2 मोल्स के लिए। तो यहाँ पे इसको 1 मोल करने के लिए, इसको 1 मोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं मैं, किससे डिवाइड कर हाफ से हाफ से मल्टीप्लाई कर देते। बिल्कुल से 2 से डिवाइड कर दे, या फिर हाफ से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा ये हाफ हो जाएगा, ये 3/2 H2 हो जाएगा, गिव्स 1 मोल, ये NH3 बच जाएगा। ये 1 मोल बन चुका है अब। और यहां पे बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जाएगी हाफ की, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ माइनस का 92.4, ये भी क्या हो गया, हाफ। तो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ओनली फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, ओनली फॉर दिस इक्वेशन। तो इस टाइप से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 4.6.2, और ये नेगेटिव का किलोजूल पर मोल, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। और याद रखना बेटा, जब भी फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारी वो वाली इक्वेशन कहलाती है जब हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेटा। जब व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, तभी उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अलग है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। इसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब बता सकते हैं बेटा कंबशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब, अच्छा कंबशन तो बता दीजिए क्या होता है कंबशन में। अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को। सर हीट प्रोड्यूस, burning in presence of air. बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ बिल्कुल सही। बर्निंग किसको बर्न करोगे, किसको बर्न करोगे भाई, ये तो बताइए। गैसेस। बिल्कुल सही, किसी भी गैस को नहीं बेटा, सब्सटेंस की बात करते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, यानी कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को बेटा ध्यान से देखना। देखो स्टैंडर्ड, जब मैं वर्ड यूज करता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो स्टैंडर्ड के लिए नोट लगा दिया, और कंबशन के लिए यहां पे हम क्या लगा देंगे, सी। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है बेटा। तो क्या लिखेंगे, देखो अब मैं सिंपल क्या बेटा, ये जो स्टार्टिंग में ना, इट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, तो मैं हमेशा जो डेफिनेशन है वो यहां से शुरू करूंगा। अब आपको पेपर में जब लिखोगे तो इट मे बी डिफाइंड एज, या कॉपी में जब आप लिखोगे इट मे बी डिफाइंड एज, खुद ही लिखना आप लोगों को। मैं इसको हाफ हाफ लिखते हुए चल रहा हूं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाए, हमारा टाइम सेव हो जाए बेटा। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance combustion take place in excess of air, या फिर आप O2 भी लिख सकते हो बेटा, इन एयर और O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, बैलेंस करते हैं बेटा गैस, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, 2। तब ये कहलाएगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी मीथेन को हमने क्या कर दिया, कंबशन कर दिया बेटा। अब जब मैंने स्टैंडर्ड लगाया तो बेटा यहां पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट, ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। यदि आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करते तो ये पीछे वाली लाइन यूज नहीं करनी आप लोगों। तो इस टाइप से हमारे पास आएगा 890.3। ऐसे बेटा C प्लस O2 गिव्स CO2, ये भी हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन है। ये भी क्या है बेटा, कंबशन रिएक्शन। और इसके लिए हमारे पास आता है, जब हम कंबशन कराते हैं बेटा CO2 गैस का,
तो माइनस का 393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है बेटा, किलोजूल, क्योंकि मोर देन 1 है तो इसमें 1 मोल बन रहा है, इसको आप किलोजूल पर मोल कह सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास कहलाता है एंथैल्पी ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। जब हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर हम बात करते हैं एटमाइजेशन के पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डी से। देखो डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से और एंथैल्पी को नॉट से, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब कोई बता सकता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? हाँ जी भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब, बॉन्ड को डिसोसिएशन मतलब भाई तोड़ना। हाँ बिल्कुल सही बेटा। किसको तोड़ना, किसको तोड़ना? बॉन्ड को। बिल्कुल सही, बॉन्ड को। तो इसमें हम जब बात करते हैं, और बेटा यहाँ पे बॉन्ड हमेशा जब बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ bond of a particular type between two atoms in a gaseous state of a substance is break। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे बेटा हमारे पास ये H2 है, ये H2 गैस जब हम जितनी एनर्जी देंगे और ये किस में टूट जाए? हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाए, तो वो हमारे पास कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन गए? तो इस टाइम पे ये कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और ध्यान से सुनना बेटा, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल को किसमें चेंज करना? एटम्स में चेंज कर देना। तो ये भी हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं डेल्टा, एटम्स के लिए आता है और इससे नॉट, तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। और इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में बेटा हम किसी भी एक सॉलिड मेटल्स को, किसी भी एक सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं बेटा? डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। किसमें? गैसियस स्टेट में। उसके किसमें? गैसियस स्टेट में। और इसी को बेटा हम दूसरा नाम भी जानते हैं बेटा, ध्यान से बता सकते हो कि जब कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों? 10th में पढ़ा था ये आपने? बिल्कुल सही, इस सब्लिमेशन कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो जैसे आप सब्लिमेशन, ऐसे जैसे कार्बन सॉलिड है बेटा, इसको मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया कार्बन गैस में, तो ये भी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, आल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है बेटा। चलिए, वो वर्ड आ गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो आप उसको करते हैं बेटा। तो एक बार उससे पहले एक और कर लेते हैं बेटा। जैसे मेरे पास ये CCl4 कंपाउंड है, अब मुझे बताइए इसके अंदर कितने Cl4 बॉन्ड है बेटा? कार्बन और क्लोरीन कितने बॉन्ड है? 4 है। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक कार्बन बनेगा और 2 क्लोरीन टूटेंगे और 2 Cl2 में इस टाइप से टूटेगा। ठीक है बेटा, और एक्चुअल में बनेगा 4 Cl और गैस। तो ये हमारे पास कहलाता है बेटा, तो टोटल इसके 4 है, तो ये हमारे पास कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टोटल।
जो भी निकली, जैसे मेरी x निकली और मुझे सिंगल के लिए निकालनी है, एक सिंगल CCl के लिए निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को, क्योंकि 4 में टूट गया, तो ये हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के लिए, जब हमें सिंगल के लिए निकालना CCl बॉन्ड के लिए, तो 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 4 में टूट जाता है, और एक के लिए हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स अभी हमारे सिलेबस में आएंगे, तो न्यूमेरिकल एक एक करते हुए करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस की, और ये हमारे पास सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम 2 डेफिनेशन और करके इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं। देखिए बेटा, जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में, कोई भी एक सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, गैस में भी चेंज होता है, गैस सॉलिड में भी चेंज होती है, लिक्विड में भी चेंज होती है। तो इस टाइप से सॉलिड से गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, सॉलिड। हाँ जी बेटा, अब एक एक करते हुए मुझे बताइए, जब कोई भी एक सॉलिड, ध्यान सुना, जब कोई भी एक सॉलिड गैस में चेंज होता है तो इस एंथैल्पी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ जी बेटा, जल्दी बताइए। नहीं बेटा, लिक्विड की बात कर, इसको हम फ्यूजन कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन तो इसको कहते हैं। जब कोई भी एक सॉलिड गैस में चेंज होता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं बच्चा। और जब कोई भी एक सॉलिड गैस में चेंज होता है, ये गैस सॉलिड में चेंज होते हैं, तो इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ध्यान सुना, जब सॉलिड किसी भी एक लिक्विड में चेंज होता है उसे फ्यूजन कहते हैं, और जब कोई भी एक लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो क्या कहते हैं बच्चों उसको? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, वेरी गुड, उसको हम कहते हैं बेटा सॉलिडिफिकेशन। ये 10th के हैं सारे के सारे आपके टॉपिक। हाँ जी बेटा, जब कोई भी एक लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं। वेरी गुड बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और जब कोई भी एक गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन। वेरी गुड, कंडेंसेशन। तो बेटा हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है 3 डेफिनेशन, उन तीनों को डेफिनेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन दे रखी है, वेपराइजेशन की, और सब्लिमेशन दे रखा है। बाकी की डेफिनेशन आप भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल है बेटा, एक डेफिनेशन लिखेंगे और बाकी सारी डेफिनेशन सेम टू सेम रहेंगे। तो देखिए क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो देखिए डेल्टा, और देखो बेटा एफ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था फॉर्मेशन, तो उसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए फ्यूजन के लिए हम क्या लेते हैं, FUS ले लेते हैं पूरा। तो इससे फ्यूजन और फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, एंथैल्पी चेंज व्हेन। अब देखना बेटा, मैं जितनी भी डेफिनेशन लिख रहा हूं ध्यान से देखो, द एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, यानी जो डेफिनेशन है वो सारी हर बार मैं सेम लिख रहा हूं, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ। जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना बेटा 1 मोल की आप जरूर बात करोगे, तो इसलिए हम कहते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, जब 1 मोल सॉलिड किस में चेंज हो रहा है बेटा, लिक्विड। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट, इसको हम कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे H2O जो सॉलिड होता है, यानी बर्फ जो होती है, जब ये लिक्विड में चेंज होती है, मेल्ट होती है, लिक्विड में चेंज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये हमेशा बेटा पॉजिटिव होगी, 6.0 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास होती है बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे क्या होते हैं, VAP और ये नोट। हाँ जी बेटा बताइए डेफिनेशन क्या होगी, जल्दी बोलो। एंथैल्पी चेंज, Enthalpy change when 1 mole of liquid at its boiling point changes to gaseous state.
वेरी गुड बेटा। व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट, लिक्विड बिल्कुल, ओ सॉरी मैंने सॉलिड लिया, लिक्विड बेटा, वेरी गुड। लिक्विड एट इट्स boiling point changes to the gaseous state, इसको हम कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और लास्ट हमारे पास है बेटा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा सब और एंथैल्पी बेटा। देखिए, जब हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करते हैं, जब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में, तो ये लिखना है जब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है बेटा। और इसके लिए बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होता है या अबव द मेल्टिंग पॉइंट होता है, बताइए सब्लिमेशन में। The enthalpy change when 1 mole of solid changes to vapor or gaseous state below its melting point is called enthalpy of vaporization or enthalpy of sublimation कहते हैं बेटा। जैसे हमारे पास कोई भी I2 सॉलिड स्टेट में होता है, ये क्या करता है I2 किसमें चेंज हो जाए, गैस में, तो ये हमारे पास कहलाती है बेटा एंथैल्पी ऑफ, क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब हमारे पास एक लास्ट बेटा जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आता है हेज लॉ। देखिए बेटा, जब हम हेज लॉ की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, जब हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है जो ए से डी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है, किसमें, ए से डी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है। आप भी जानते हो बेटा ए से हम डी पे डायरेक्टली नहीं जा सकते। ए से डी पे जाने के लिए मुझे पहले ए से किस पे जाना पड़ेगा, ए से बी पे जाएंगे, और बी से सी पे जाएंगे, और सी से डी पे जाएंगे। इस टाइप से कोई भी एक रिएक्शन प्रोसेस होती है बेटा। जैसे कोई भी एक सब्सटेंस सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि पहले सॉलिड से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, बट ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें दिखती नहीं, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से इसको हम एक्सप्लेन करता हूं, इसको भी करेंगे सॉलिड से गैस में। उससे पहले मेरे को जैसे ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या होती है बेटा, इन सभी जितनी भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस में वो डिवाइड होता है, उन सभी के सम के इक्वल होती है। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फर्स्ट, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी सेकंड, और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी थर्ड। तो जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगी बेटा वो इन सभी एंथैल्पीज के सम के इक्वल होगी, ये सेकंड और ये थर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और बेटा मैं पहले बता रहा हूं ये हेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा। द एंथैल्पी चेंज, हम बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज the enthalpy change of the reaction, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होगा बेटा, इज द सम ऑफ all the enthalpies in which overall reaction is divided, जिसमें हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है, उन सभी के एंथैल्पीज के सम के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड हेज लॉ। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, जब हमारे पास कोई भी एक कॉपर क्या होता है, जब हम बात करते हैं कॉपर हमारे पास क्या है, सॉलिड होता है बेटा, ध्यान से देखना। और ये जब ये कॉपर क्या, या फिर मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल जो अभी मैंने बताया, I2 बेटा ये हमारे पास सॉलिड है और ये हमारे पास I2 गैस है।
सबलाइम सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बट वो इतनी जल्दी फास्ट रिएक्शन होते हैं बेटा लिक्विड में तो आते हैं, बट वो लिक्विड में से गैस में इतनी जल्दी कन्वर्ट होते हैं दैट कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, हम आंखों से देख ही नहीं पाते क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है बेटा। तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। फॉर एग्जांपल हमने बात कर, तो ये सबसे पहले I2 किस में चेंज होगा, I2 लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से फिर किस में चेंज होता है, गैस में। तो ये सॉलिड से जब लिक्विड की जाएगा तब ये हमारे पास कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो ये हमारे पास कहलाता है वेपराइजेशन। तो इस टाइप से बेटा जो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आएगी हमारे पास, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों का क्या होगी, सम होगी। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बेटा। तो इस टाइप से बेटा हेज़लो क्या करता है, जैसे ही आपको कोई भी एक रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं मोर देन वन स्टेप में, तो उन सभी के सम के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिसमें कोई भी एक रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल डिवाइड होती है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हाँ जी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए क्या होती है। हाँ बेटा जल्दी बताइए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर खत्म करते हैं 2-3 डेफिनेशन के बाद, जल्दी बताओ, उसके बाद कल कराऊंगा मैं। अरे बता दो, पढ़ रखे आपने। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज होती है। बिल्कुल सही। The amount of energy required, the amount of energy required to remove an electron from the, कहां से बेटा, valence shell of an isolated gaseous atom, तो वो हमारे पास कहलाती है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और नेक्स्ट हमारे पास होती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए होगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बेटा, और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सिर्फ गैसियस में होगा। हाँ जी बेटा, सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए होता है, सॉलिड स्टेट के लिए नहीं। जब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड में है, तो सबसे पहले इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सॉलिड से गैस में चेंज करना पड़ेगा। जब ये गैस में आ जाएगा सोडियम, तब जाके ये क्या करेगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी। ये बेटा, तो जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द एंथैल्पी required to gain an electron to become anion। ठीक है बेटा, टू बिकम एनायन। और ये भी याद रखना बेटा, गैसियस स्टेट में करेगा। कौन सी स्टेट में करेगा, गैसियस स्टेट में। क्योंकि कोई भी जब एक एटम बेटा, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ए एनायन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये भी हमारे पास कौन सी स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होता है। तब भी ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा HYD, और ये एंथैल्पी। देखिए बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है जब हमारे पास कोई भी एक गैसियस आयन होता है, जैसे कॉपर हमारे पास गैस है, और जब इस कॉपर गैस को हम जब क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं पानी के अंदर, कॉपर 2+ एक्वा स्टेट में, और जितनी एनर्जी रिलीज, याद रखना बेटा, इसमें से सिस्टम में से क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, इस टाइम पे एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है बेटा, तो वो रहती है सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है बेटा, तो वो क्या रहती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उस टाइम पे ये हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, जब किसी भी एक गैसियस आयन को जब डिसोल्व करते हैं पानी में,
तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो क्या लिखेंगे? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, हाँ जी बेटा जल्दी बताओ क्या डेफिनेशन लिखोगे? व्हेन 1 मोल ऑफ, क्या लिखोगे यहां पे? जब 1 मोल क्या होता है? गैसियस ion is dissolved in water is called hydration enthalpy। तो याद रखना बेटा, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन या स्मॉलर साइज ऑफ आयन, जितना छोटा साइज होगा आयन का, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। और लास्ट हमारे पास क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा कल ये प्लीज ये सारी एंथैल्पी आप याद कर लेना, क्योंकि कल मैं 2 टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर ये सारी की सारी एंथैल्पीज यूज होंगी। और फिर मैं एक एक बच्चे का नाम लेके, जैसे मेरे यहाँ पे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आशी का नाम आ रहा है, स्नेहा, कुशल और विशाल, बंसल, विशाल, विशाल सिंपल आ रहा है बेटा, आयुष्मान का नाम आ रहा है, सोनू, इस टाइप से हमारे पास कई बच्चों का नाम आता है। तो ये वर्चुअल जो हमारे पास नाम आ रहे हैं, इन सभी बच्चों से ऐसे रेंडमली हर एक से ये डेफिनेशन पूछ के क्या होती है, इसके अंदर क्या चेंजेस हुआ, तो वो सारी की सारी हम बात उनसे पूछेंगे बेटा। देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? देखिए जैसे आपने क्या करा, शुगर लिया, और शुगर सॉलिड हमारे पास होता है। जब इस किसी भी एक सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब एक मोल सब्सटेंस को आप क्या करते हो? पानी में डिसॉल्व करते हो। तो इस टाइप से जब डिसॉल्व कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। तब उस टाइम पे जो एंथैल्पी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाती है बेटा? वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is dissolved in solvent, that is called enthalpy of solution। ठीक है बेटा, उसको क्या कहते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, और कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। किस किस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन? ध्यान सुना बेटा। एक तो बेस्ड क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप से एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा, और मतलब अभी असाइनमेंट के लिए सेंड करेंगे। और कल हम क्या करेंगे बेटा? इस हैजलो के ऊपर जो हमारे पास आज मैंने हैजलो कराया, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हैजलो के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में कुछ टॉपिक्स और कंप्लीट करेंगे। मे भी कल चैप्टर फिनिश कर दे थोड़ा जल्दी, जैसे मैडम आज फिजिक्स वाली वो फिजिकल वाली मैम ने छोटा जल्दी रिलीज, तो